मुश्किल ये कैसी महफिल, तेरी जिद मेरी मंजिल। तेरी जिद मेरी मंजिल भाग 5। रात को रिया के सो जाने के बाद रूहानी दबे पांव हॉल में आई। उसने डाइनिंग टेबल पर एक साफ कागज का टुकड़ा लिया और अपनी डिजाइन की उलझन को शब्दों में उतारा। उसने लिखा, टू शौर्य जी, सब्जेक्ट लोगो डिजाइन प्रोजेक्ट, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। हमारी लोगो डिजाइन प्रोजेक्ट में परंपरा और आधुनिकता का संतुलन साधना है। मैंने भावुकता के आधार पर परंपरा के रूपांकन चुने हैं, लेकिन प्रोफेसर ने संरचना और नियम पर जोर दिया है। एक बिजनेस और मार्केटिंग विशेषज्ञ के रूप में हम जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए आकर्षक बनाने हेतु हमें अपनी जड़ों की किस तत्व को संरचनात्मक नियम के तहत बदलना चाहिए। धन्यवाद। रूहानी, कृपया जवाब इसी कागज पर छोड़ दें। रूहानी ने उस नोट को डाइनिंग टेबल पर शौर्य की लैपटॉप रखने की जगह के पास अपनी स्केचबुक के ऊपर दबाकर रख दिया। अगले दिन सुबह शौर्य जल्दी कॉलेज के लिए निकल रहा था। वो अपने लैपटॉप लेकर जाने ही वाला था कि तभी उसे टेबल पर स्केचबुक दिखती है। वो हैरानी से उस स्केचबुक को उठाता है। तभी एक पेपर नीचे गिरता है। वो उस पेपर को उठाता है। उसे देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो उस पेपर पर कुछ लिखकर उसे टेबल पर रख अपना लैपटॉप उठाया और वहां से चला गया। रूहानी जब नाश्ते के लिए आई तो उसने डरते डरते डाइनिंग टेबल की ओर देखा। उसकी मेज पर शौर्य का लैपटॉप या कोई निशान नहीं था, लेकिन उसकी स्केचबुक के नीचे वही कागज दबा हुआ था। रूहानी ने डरते हुए कागज उठाया। शौर्य ने उस मेमो के नीचे गुस्से वाला चेहरा बनाया हुआ था। रूहानी का मुंह खुला रह गया। उसके फोन पर एक अनजाना नंबर आया। रूहानी ने फोन उठाया। हेलो, कहाँ हो तुम? शौर्य की आवाज थी। रूहानी चौंक गई। जी, हम घर पर हैं। ठीक है, शौर्य ने कहा। तुम अभी के अभी कॉलेज कैंटीन के पास वाले एग्जिट पर पहुंचकर मुझे इसी नंबर पर कॉल करना। मैं तुम्हें 5 मिनट में वहीं मिलूंगा। लेकिन शौर्य जी, शौर्य ने उसकी बात काट दी। सवाल मत पूछो रूहानी, जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। 30 मिनट में कॉलेज पहुंचो। शौर्य ने फोन काट दिया। रूहानी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सोचा, क्या शौर्य ने मेमो की बात किसी को बता दी? क्या वो मुझे इस चोरी छिपी मदद के लिए डांटने वाला है? रूहानी ने तेजी से उस कागज को मोड़ा जिस पर शौर्य का बनाया हुआ गुस्से वाला चेहरा बना था। डर के मारे उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। गुस्से वाला चेहरा इस बात का साफ संकेत था कि शौर्य उसकी प्रोफेशनल रिक्वेस्ट से भी नाराज है और अब वो उसे कॉलेज बुला रहा है ताकि सबके सामने डांट सके। ही राम जी, अब क्या होगा? रूहानी ने सोचा। हमने तो बस मेमो छोड़ा था। रूहानी ने तुरंत अपने कमरे की ओर दौड़ लगाई। उसने रिया को बताया कि उसे जरूरी काम से कॉलेज जाना पड़ रहा है। संगीता जी ने चिंता से पूछा, इतनी जल्दी में क्यों हो बेटा? क्या सब ठीक है? जी आंटी, रूहानी ने अपनी आवाज में सामान्यता लाने की कोशिश की। बस प्रोफेसर ने अचानक प्रोजेक्ट पर बुलाया है। वो जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गई। 30 मिनट के अंदर रूहानी हांफती हुई कॉलेज कैंटीन के पास वाले एग्जिट पर पहुंची। उसने चारों ओर देखा। ये कैंपस का एक शांत कोना था जहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। उसने कांपते हुए हाथों से शौर्य के नंबर पर कॉल किया। हम एग्जिट पर पहुंच गए हैं। ओके, 5 मिनट वहीं रुको, शौर्य ने ठंडी आवाज में जवाब दिया और फोन काट दिया। रूहानी वहीं पत्थरों की एक बेंच पर बैठ गई। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। उसने अपने कपड़ों को ठीक किया और बार बार अपने फोन की ओर देखने लगी। हर गुजरता लम्हा उसे एक सदी जैसा लग रहा था। ठीक 5 मिनट बाद सफेद शर्ट और गहरे रंग की ट्राउजर में शौर्य वहां आता हुआ दिखाई दिया। वो हमेशा की तरह बेहद प्रोफेशनल और गंभीर लग रहा था। उसने अपनी नजरें रूहानी पर टिकाईं। तुमने वो मेमो घर पर क्यों छोड़ा? शौर्य ने सीधे सवाल किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी चुप्पी थी। रूहानी की आवाज मुश्किल से निकली। हमें प्रोफेशनल मदद की जरूरत थी और हमें लगा कि आप व्यस्त होंगी, इसलिए हमने सोचा। इसलिए तुमने डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल मेमो ड्रॉप बॉक्स के तौर पर किया? शौर्य ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन उसकी स्वर में अब भी कोई तीखापन नहीं था। जी नहीं, रूहानी ने जोर देकर कहा। हमने ऐसा नहीं सोचा, हम बस। शौर्य ने एक गहरी सांस ली। रूहानी, टू शौर्य जी, और जवाब इसी कागज पर छोड़ दे। तुम्हें सच में लगा कि मैं उस कागज पर जवाब लिखूंगा? शौर्य ने एक पल के लिए रूहानी को देखा। रूहानी, उसने धीरे से कहा,
अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो सीधे बात करो। रूहानी ने हल्की से अपनी पलकें उठाईं और शौर्य की ओर देखा। वो धीरे से बोली, सॉरी। शौर्य ने उसे अपने पीछे आने को कहा। वो दोनों कैंटीन के एक टेबल पर बैठे। शौर्य ने वेटर को 2 कॉफी का ऑर्डर दिया। ये सुनकर रूहानी तुरंत बोली, हमें कॉफी नहीं चाहिए। ये सुनकर शौर्य एक ही कॉफी का ऑर्डर देता है। ठीक है, अब बताओ, शौर्य ने कहा, तुमने क्या डिजाइन किया है और प्रोफेसर क्या कह रहे हैं? रूहानी ने अपनी स्केचबुक खोली। उसने डरते डरते अपनी डिजाइन की रूपरेखा सामने रखी। शौर्य ने मेज पर आगे की ओर झुकते हुए ध्यान से उस स्केच को देखा। वो कुछ देर तक चुप रहा। उसकी उंगली धीरे से कागज पर बनी मंडला की जटिल रेखाओं पर फिरा रही थी। उसने कॉफी का एक घूंट लिया और फिर अपनी गंभीर गहरी आवाज में जवाब देना शुरू किया। रूहानी ने तेजी से अपनी स्केचबुक में नोट्स लिए। उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थीं। थैंक यू शौर्य जी, उसने मुस्कुराकर कहा। शौर्य गंभीर चेहरा बनाए ही बोला, आगे से कुछ भी पूछना हो तो मुझसे डायरेक्ट पूछो। इस तरह की ऑफिशियल लेटर की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो चेयर से उठा और चला गया। रूहानी मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखने लगी। तभी वहां आरव और रिया भागते हुए आए। रूहानी को अकेले में मुस्कुराते देख रिया उसे हिलाते हुए बोली, रूहानी, कहाँ खोई हो? रूहानी होश में आते हुए बोली, तुम लोग कब आए? ये सुनकर आरव मजाकिया लहजे में बोला, जब तुम मेरे ख्वाबों में खोई थी। रूहानी ने तुरंत अपने चेहरे से मुस्कान हटाई और आरव को हल्का सा धक्का दिया। बकवास मत करो, हम किसी के ख्वाबों में नहीं खोए थे। हम तो बस सोच रही थी कि शौर्य जी ने जो समझाया उसे कैसे करें। रिया ने रूहानी का हाथ पकड़ा। हाँ हाँ, हम सब जानते हैं तुम किस सोच में खोई थी, पर सच सच बताओ, क्या हुआ? भाई ने तुम्हें डांटा नहीं? हम तो डर रहे थे कि कहीं वो कॉलेज में ही हंगामा न कर दें। आरव ने सहमति जताई। हाँ, शांतिपुर एक्सप्रेस इतनी गुस्से वाली चेहरे के बाद भी उन्होंने तुमसे बात की? ये कैसे हुआ? रूहानी ने जल्दी से अपनी स्केचबुक और नोट समेटे। उसने उन्हें बताया कि शौर्य किस तरह मेमो भेजने के तरीके से नाराज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल सवाल पूछने के लिए कागज की नहीं, सीधे बात करने की जरूरत है। रूहानी ने शौर्य के लहजे की नकल करने की कोशिश की। शौर्य की तरह रूहानी को बात करती देख रिया और आरव हंसने लगी। वाओ, शांतिपुर एक्सप्रेस, तुमने भाई क्या एक्टिंग, बिल्कुल उनकी ही तरह। तीनों अभी हंसी रही थी कि तभी उन तीनों के कानों पर एक कड़क आवाज गूंजी। तुम सबकी क्लास नहीं क्या, जो यहाँ खड़े होकर हंसी मजाक में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? आवाज सुनकर तीनों की चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। सामने शौर्य अपना सख्त चेहरा लिए खड़ा था। शौर्य को देखकर आरव बोला, भाई हम क्लास ही जा रहे थे, चलो फ्रेंड्स। कॉलेज से घर लौटने के बाद तीनों ने खाना खाया और अपने अपने कमरे आराम करने चले गए। रूहानी ने अपना स्केचबुक निकाला और उस पर कुछ बनाने लगी। तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा घर से फोन था। उसने रिया की ओर देखा, जो सो चुकी थी। उसकी नींद खराब ना हो इसलिए उसने बालकनी में आकर फोन उठाया। हेलो पापा, प्रणाम, वो बोली। दूसरी ओर से उसके पिता की शांत स्नेहपूर्ण आवाज आई। खुश रहो बेटी, कैसी हो? सब ठीक है? पढ़ाई कैसी चल रही है? जी पापा, हम बिल्कुल ठीक हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। कॉलेज में अब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गया है। रूहानी ने जानबूझकर शौर्य के साथ हुई किसी भी तनावपूर्ण घटना का जिक्र नहीं किया। वो नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता चिंतित हों। और घर पर सब कैसा है? संगीता जी और बच्चे, रिया और आरव, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? माँ ने धीमी आवाज में पूछा। रूहानी को शौर्य की सख्ती याद आई, जिसने उसे मेहमान कहा था, लेकिन उसे संगीता जी का प्यार और रिया आरव की दोस्ती भी याद आई। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। आंटी जी हमें अपनी बेटी की तरह मानती हैं और रिया और आरव तो बहुत मदद करती हैं। उसने शौर्य का नाम जानबूझकर छोड़ दिया। पिता कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, देखो बेटी, हमने तुम्हारे लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। पूरा गांव तुम पर भरोसा कर रहा है। रूहानी ने बालकनी की रेलिंग पकड़ ली। उसे अपने कंधों पर गांव के लोगों की उम्मीदों का बोझ साफ महसूस हुआ। पिता की आवाज थोड़ी गंभीर हुई। तुम्हारे लिए शहर में रहना, ये मत भूलना कि हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। हम सब चाहते हैं कि तुम कामयाब हो रूहानी, बस अपना ध्यान भटकने मत देना। हम समझ रहे हैं पापा, रूहानी ने तुरंत जवाब दिया। हम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हैं। शाबाश बेटी, पिता ने प्यार से कहा।
अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना, हम फोन रखते हैं अब। फोन कटने के बाद रूहानी फोन की ओर एकटक देख रही थी। अपने घर से दूर रहने का गम उसकी आंखों से बह निकलती है। वो जैसे ही मुड़ने के लिए अपना चेहरा उठाती है, तभी उसकी नजर उसकी ठीक बगल वाली बालकनी पर पड़ती है, जहां शौर्य खड़ा उसे ही दिख रहा था। शौर्य से नजर मिलती ही वो झट से उससे अपनी नजरें हटा लेती है और कमरे के अंदर चली जाती है। रूहानी की आंखों में आंसू ने शौर्य के मन बेचैन कर दिया था। उसकी आंखों के सामने बार बार रूहानी की आंसू वाला चेहरा याद आ रहा था। शौर्य को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे रूहानी की आंखों में आंसू देखकर इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। शौर्य बालकनी से हटकर अपने कमरे में चला आया। कमरे में हल्का अंधेरा था, सिर्फ उसकी टेबल लैंप चल रही थी। वो उसी के पास आकर कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन काम पर ध्यान देना अब नामुमकिन था। रूहानी के आंसू, वो कांपती हुई आवाज और वो मासूम सी कोशिश कि कोई उसकी परेशानी न देख पाए, ये सब उसके दिमाग में घूम रहा था। शौर्य ने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल ने उसी पल विरोध किया। उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। कुछ देर बाद जब बेचैनी और बढ़ गई तो शौर्य उठकर अपनी पानी की बोतल लेने लगा और एक सांस में पूरा पानी पी गया। रात के डिनर के समय आज शौर्य भी था। रूहानी को वहां ना देख संगीता जी रिया से बोली, रिया, रूहानी कहाँ है? वो डिनर के लिए नहीं आई। मॉम, मैंने उससे बहुत कहा, पर उसने कहा उसे भूख नहीं है, रिया अपना डिनर करते हुए बोली। ये सुनकर संगीता जी चिंता करते हुए बोली, भूख नहीं है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं एक बार देखकर आती हूँ। इतना कहकर संगीता जी ऊपर कमरे की ओर चली जाती हैं। शौर्य को रूहानी का चेहरा याद आ गया। वो आधा खाकर उठने लगा। तभी दादी बोली, अरे छोरा, ठीक से खाना खत्म तो कर ले। दादी, मेरा हो गया, आप सब खाइए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वो अपने कमरे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कदम अचानक रिया के रूम के सामने रुक जाते हैं। दरवाजा हल्का सा दरवाजा खुला था। दरवाजा थोड़ा सा खुले होने के कारण कमरे के अंदर की हल्की रोशनी बाहर तक फैल रही थी। शौर्य ने अनायास ही भीतर झांक लिया। रूहानी रिया के बिस्तर के कोने पर बैठी थी। उसके हाथ में पानी का ग्लास था, पर उसने उसे छुआ तक नहीं था। चेहरा थोड़ा नीचा, बाल हल्के से बिखरे हुए और आंखें अब भी लाल। संगीता जी उसके पास खड़ी थीं, चिंतित होकर पूछ रही थीं, बेटा, क्या हुआ? तुम्हें भूख क्यों नहीं है? तबीयत तो ठीक है ना? रूहानी ने सिर उठाया और हल्की सी मुस्कुराहट बनाई, जो उसकी थकान और टूटन को ढक नहीं सकी। जी आंटी, हम ठीक हैं, बस मन नहीं था खाने का, उसने धीमे स्वर में कहा। संगीता जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। अरे मेरे बच्चे, ऐसा होता है, लेकिन ऐसे भूख छोड़ देना ठीक नहीं। चाहो तो मैं तुम्हें कुछ हल्का बनाकर दे दूं? रूहानी ने सिर हिलाया। नहीं आंटी, सच में अभी नहीं, थोड़ी देर में खा लेंगे। संगीता जी ने एक लंबी सांस ली, जैसे दिल तो नहीं मान रहा हो, पर वो उसे ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहती थी। ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो तो बताना। संगीता जी कमरे से बाहर निकलने लगी और तभी उन्होंने दरवाजे पर खड़े शौर्य को देखा। अरे शौर्य, तुम यहां? उन्होंने चौंक कर पूछा। शौर्य ने खुद को संभालते हुए कहा, वो मैं बस। वाक्य अधूरा रह गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहने आया था। रूहानी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और हल्की सी हिचक भी। वो बिना कुछ बोले तुरंत अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सुबह की हल्की धूप पर्दों के बीच से कमरे में उतर रही थी। रूहानी जल्दी उठकर तैयार हो रही थी, शायद इसलिए क्योंकि रात भर वो चैन से सो नहीं पाई थी। उसकी आंखों की सूजन दिख रही थी, पर चेहरे पर वो हमेशा की तरह शांत रहने की कोशिश कर रही थी। वो रिया को जगाए बिना धीरे धीरे बाहर निकली और किचन में आई। सबसे पहले वही थी। संगीता जी रसोई में थे। गुड मॉर्निंग बेटा, संगीता जी बोली। गुड मॉर्निंग आंटी, रूहानी ने हल्की मुस्कान दी। वो पानी लेने लगी ही थी कि तभी पीछे से किसी की आवाज आई। रुको। रूहानी का हाथ हवा में ही रुक गया। वो दोनों मुड़े। संगीता जी शौर्य को देखकर चौंकी। शौर्य को नीचे देखकर वो स्वयं चौंक गई, क्योंकि शौर्य आमतौर जल्दी उठकर कॉलेज चला जाता था और उससे पहले कभी नीचे नहीं मिलता था। आज वो पहली से नहाया धोया, कॉलर ठीक करता हुआ खड़ा था, पर उसकी नजरों में रात वाली बेचैनी अभी भी साफ थी।
संगीता जी हल्का सा चौंक कर बोली, शौर्य, तो इतनी सुबह? शौर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सिर्फ रूहानी पर टिकी थी। रूहानी पानी का ग्लास हाथ में लिए खड़ी थी, पर उसका मन समझ नहीं पा रहा था कि शौर्य को क्या हो गया है। उसके चेहरे पर थकान और रात की सूजी आंखें साफ दिख रही थीं। शौर्य एक कदम आगे बढ़ा और बोला, मॉम, इसे ठंडा पानी मत देने दीजिए। कल इसने खाना नहीं खाया था। स्टमक वीक हो जाती है। संगीता जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शौर्य, और इतनी नरमी? शौर्य ने किचन काउंटर से एक मग उठाया और बोला, मॉम, इसके लिए हल्का गुनगुना दूध बना देना और साथ में 2 ब्रेड, बस। रूहानी तुरंत बोली, नहीं आंटी, मैं ठीक हूं, सच में, आप परेशान मत हो। शौर्य ने बीच में ही उसकी बात काट दी, लेकिन स्वर में कड़वाहट नहीं थी, शांत और अजीब तरह की चिंता थी। ठीक होना और ठीक होने का दिखावा करना 2 अलग बातें होती हैं। रूहानी सकपका गई। संगीता जी ने उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराई। शौर्य ठीक कह रहा है बेटा, थोड़ा सा पी लो। इतना कहकर संगीता जी रसोई के दूसरे हिस्से में चली गईं। अब सिर्फ शौर्य और रूहानी आमने सामने खड़े थे। रूहानी की उंगलियां अभी भी ग्लास की ठंडी सतह को पकड़े हुए थीं। उसने नजरें झुका ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। शौर्य की आंखों में जो चिंता थी, उसने उसे और असहज कर दिया। शौर्य कुछ सेकंड चुप रहा, जैसे शब्द चुन रहा हो। रूहानी, उसकी आवाज धीमी थी, पर पहले वाली ठंडक अब बिल्कुल नहीं थी। रूहानी ने धीरे से उसकी ओर देखा। शौर्य ने एक हल्की सांस ली, आंखें कुछ पल के लिए नीचे गईं और फिर वहीं लौट आईं, सीधे उसकी आंखों में। कल वो रुका, मानो अपनी ही बातों से जूझ रहा हो। तुम रो रही थी? रूहानी का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। उसने जल्दी से नजरें हटा लीं। नहीं, वो तो बस। शौर्य ने सिर हल्का सा झुकाकर कहा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये पहली बार था जब उसकी आवाज में कठोरता नहीं, बल्कि नरम मजबूरी थी। मैंने देखा था। रूहानी की पलकें कांपीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। कुछ पल की भारी खामोशी छा गई। फिर शौर्य ने धीरे से किचन काउंटर पर टिका मग उसकी ओर सरकाया, गर्म और हल्की भाप उठाता हुआ। कम से कम ये पी लो। उसकी आंखों में एक अजीब सी विनती थी, जो वो खुद भी शायद समझ नहीं पा रहा था। रूहानी ने मग की ओर देखा, फिर उसकी आंखों में। क्यों? उसके मुंह से अनजाने में निकल गया। शौर्य पल भर के लिए चुप हो गया और उसकी आंखों में वही बेचैनी लौट आई जो कल रात से उसका पीछा कर रही थी। क्योंकि उसने शब्दों को गले में अटकते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम ऐसी लगती हो जैसे सब अकेले झेल रही हो। रूहानी की सांसें हल्के से अटक गईं। उसी समय पीछे से रिया की नींदी आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? दोनों तुरंत अलग हटी, जैसे किसी को पता न चल जाए कि हवा में क्या चल रहा था। शौर्य ने अपना गला साफ किया, संयम वापस लाते हुए। कुछ नहीं, बस नाश्ता कर लो दोनों, मैं निकल रहा हूं। वो मुड़ा, पर जाती जाती एक क्षण के लिए फिर रुका। रूहानी की ओर देखा, बहुत हल्की, मुश्किल से दिखाई देने वाली नरमी से, और फिर बिना कुछ बोले बाहर चला गया। रूहानी ने मग को अपनी छाती के पास कसकर पकड़ लिया। दूध की गर्माहट से ज्यादा कोई और गर्माहट उसके हाथों तक पहुंच रही थी। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।